स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों को पता है 4 अक्टूबर में जो पेपर हुआ था सीपीओएसआई का, उसका आज मैं सेकंड शिफ्ट लेके आया हूँ। शिफ्ट 1 और 3 तारीख के भी आप लोगों के काफ़ी हो चुके हैं, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से मैंने पिछला सॉल्व करवाया था वैसे ही आपको मैं बाकी सॉल्व भी करवाऊंगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट, संसद को ये पावर देता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे हमारे कौन से होते हैं, हमारे एक तरीके से आप बोल सकते हो मौलिक अधिकार, जैसे आप बोलते हो ना, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, वो आर्म फोर्सेस, अर्धसैनिक बल या फिर पुलिस फोर्सेस या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी है या फिर कोई भी और फोर्सेस है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसे आप खत्म कर सकते हो, कम कर सकते हो, कर्टेल कर सकते हो। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है पार्लियामेंट को कि आप आर्म फोर्सेस के मौलिक अधिकार, जो उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आप उनसे उनको वंचित कर सकते हो। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 35 तो वैसे खत्म हो चुका है। 35 किससे था? जेएनके एंड हिमाचल प्रदेश में। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जेएनके के स्पेशल राइट दिया गया था। ओके, आर्टिकल 31 आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, ये भी एक तरीके से खत्म हो चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी था, ये भी खत्म हो चुका है। आर्टिकल 33 ये आपका क्या है? राइट आंसर है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 बोलता है कि जो हमारा डीपीएसपी है, ओके, ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। यानी कि आप इसे जबरदस्ती लगा नहीं सकते, थोप नहीं सकते कि आपको ये करना है किसी स्टेट को, क्योंकि डीपीएसपी में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली गई है कि एक राज्य को ऐसा करना है तब जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये सब चीजें बोली गई हैं। लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है कि आप जबरदस्ती आप बोलो कि राज्य सरकार ने तो करा ही नहीं है, हालांकि आर्टिकल में लिखा हुआ, तो एनफोर्सेबल नहीं है ये। ठीक है, करना है करो, नहीं करना है मत करो वाला हिसाब किताब है। मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बहुत अच्छी बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, देखो हड़प्पा सभ्यता को आप ध्यान देना, ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम इसको कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम इसी को कहते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड कभी अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बोल देना सर जी ये 2500 से 1750 बीसी के बीच में थी। ओके, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान देना। फिर आपसे पूछा जाएगा इसके दो इंपॉर्टेंट शहर थे, मोहनजोदारो और हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम इसे कहते हैं क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी तो सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। ये रावी नदी के तट पर है। ओके, ये रावी नदी के तट पर है, ये चीज आप ध्यान देना। मोहनजोदारो भी एक बहुत बड़ी सिटी थी इनकी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो कि भाई ये किस नदी के किनारे, ये तो हो गया आपका यहाँ पर रावी नदी के तट पर। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे? तो मोहनजोदाड़ो आपको पता है इंडस रिवर के बगल में था। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है, और जो ग्लेशियर का नाम है वो है बुखारसू। बुखारसू इसका नाम है। अच्छा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है वेरीनाग से, एक हॉट स्प्रिंग है एक तरीके से। ठीक है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत से निकलती है, ये भी आप ध्यान देना। ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये रोहतांग पास सुना होगा आपने, रोहतांग पास। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और एक तरीके से कई बार बोलते हैं बाउंड्री में है जेएनके की, तो ये वहां से निकलती है ब्यास नदी। वडाली ब्रदर्स आर डैश सिंगर्स। तो वडाली ब्रदर्स, पहली बात तो याद रखो, पांडवानी क्या है भाई? एक लोक नृत्य, लोक गीत बोल सकते हो आप। छत्तीसगढ़ में भी होता है बहुत जगह, मतलब आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। ओके, लावणी, लावणी आपको पता है ना, बहुत एक इंपॉर्टेंट डांस है लावणी, है ना, महाराष्ट्र का है। ओके, 9 मीटर लंबी साड़ी पहनती है, चटकीले रंग की साड़ियां पहनती है, तब जाकर ये करते हैं। सेना को पहले मनोबल बढ़ाने के लिए ये करता था, आजकल इसमें सोशल इश्यूज भी आने लगे हैं। सूफी सिंगर्स है ना भाई ये तो। ठीक है, तो ये क्या है? सूफी सिंगर्स हैं, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, ये जो भैटली है ये भी एक गीत है, ये वेस्ट बंगाल में गाते हैं भाई, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है। ओके, रोंगकर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? रोंगकर फेस्टिवल। ओके, तो रोंगकर फेस्टिवल, पहली बात तो आप ध्यान दो, रोंगकर फेस्टिवल आसाम का है भाई। ठीक है, ये आसाम का है। और ये कौन सी ट्राइब करती है? पहली बात तो इसमें गोंड हो गया, भील हो गया, ये तो आपको कहाँ पे मिलेंगे? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, ये तो हो ही नहीं सकती। अब ये आपका आसाम में मनाते हैं, आसाम में होती है और ट्राइब, समझ में आ गया आपको? आसाम में होती है और ट्राइब और कार्बी, समझ में आ गया आपको? ये क्या है आपका? यहाँ पर आसाम में होती है आपकी रोंगकर
और कार्बी, तो यहाँ पे ये बेसिकली कार्बी जनजाति मनाती है। और जनजाति भी वैसे आसाम की है, ये भी जनजाति आसाम की है, ये जनजाति भी आसाम की है। तो कार्बी जनजाति क्या मनाती है? रोंगकर फेस्टिवल। Who among the following Mauryan king turned to Buddhism and its tenet of non-violence after the Kalinga War? कलिंग वॉर का टाइम कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, 261 BC है। ओके, कलिंग वॉर बेसिकली, कलिंग पुराना नाम किसका है? तो आप बता देना सर जी, ये उड़ीसा का पुराना नाम है। अच्छा, ये जब इस पे आक्रमण किसने किया था मौर्यन राजा ने? वो था अशोका। ओके, अशोका ने किस राजा पे किया था आक्रमण? तो वो था अनंत पद्मनाभन। पद्मनाभन, ये वो व्यक्ति था जिसपे आक्रमण किया था। ये आता है। अच्छा, कलिंग जब लड़ाई हो रही थी तो किस नदी के किनारे लड़ाई हो रही थी? तो याद रखना, ये एग्जाम में आता है, दया रिवर के किनारे यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। अशोका के बाद जो एक बड़ा राजा यहाँ पे आता है, ठीक है, जब अशोका के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा राजा आता है वो होता है दशरथ। ओके, अशोका के बाद राजा कौन बनता है? दशरथ बनता है। आंसर आपका अशोका है, आपको पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी मौर्य वंश की। ओके, और मौर्यों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना, वो है आपकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि पटना है। उसके बाद बिंदुसारा आते हैं, फिर अशोका आते हैं, फिर दशरथ। और अंतिम शासक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? बहुत आता है एग्जाम में, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, मौर्य साम्राज्य का। तो वो था बृहद्रथ। इसको कौन मारता है? इसी का प्राइम मिनिस्टर मारता है, पुष्यमित्र शुंग। ओके, फिर शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट 200 मिलियन ईयर अगो व्हेन ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर टुगेदर? 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो हमारी पृथ्वी थी, ये सारा जो लैंड मास था, जो स्थल है, वो एक तरफ जुड़ा हुआ था और ये पूरा सी था। ठीक है, तो ये था पहले पेंजिया और ये वाला पार्ट था पैंथलासा। उसके बाद चेंजेस होते हैं, फिर ये जो दो ये टुकड़े हैं ये दो में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो में बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? अंगारा लैंड। ये हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। भारत भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। समझ में आ गया आपको? भारत भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और यहाँ पे सी आ जाता है, ये पूरे वाले एरिया में सी आ जाता है। और ये सी कौन सा था? टेथीस सी। ओके, अब ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी कौन सी है? ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा, ये कौन लेके आया था? तो ये याद रखना, ये लाए थे अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, ये कौन लाए थे? आपके अल्फ्रेड वेगनर लाए थे। अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा भाई कब लाए थे? तो याद रखना, आप बता देना सर जी, ये 1912 में ये लेके आए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें पता लगाया था कि भाई कॉन्टिनेंट्स कैसे अलग अलग हुए थे। अगला देखो यहाँ पर, हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ओके, प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या क्या या फिर किसने यहाँ पे दिया था? तो यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान दो कि जो प्रोटीन की मतलब खोज जो हुई थी 1951 में करी थी बेसिकली। ये कभी आपसे आता है, अलग अलग यहाँ पे नाम है। वैसे तो 3 नाम है, यहाँ पे एक ही नाम दिया गया, पॉलिंग एंड कॉरी। तीन व्यक्तियों ने करा था 1951 में, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। अब आपने बताना है थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा तो आपको पता ही है, हिंदी हो गया, ठीक है, फिर बंगाली हो गया। बंगाली का तो वर्ल्ड में भी नाम आता है कई बार, ठीक है। फिर मराठी, तेलुगु, तमिल। मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। ये ऐसे याद रख लेना आप लोग, ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा। तो थर्ड सबसे ज्यादा कौन सी हो गई भाई? थर्ड हो गई आपकी मराठी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज प्रोपोर्शनल इन नेचर? प्रोपोर्शनल इन नेचर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि भाई जैसे आपको जीएसटी में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो ये असम में लागू हुई थी। इसने किसका स्थान लिया? तो इसने वैट का स्थान लिया। वैट कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था। और वैट लागू सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो ये हरियाणा में हुआ था। ओके, ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ना प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है कि भाई आपका हर लेवल पे लगेगा। जैसे आपका जीएसटी होता है, आप बाय करते हो तो आपका यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे जो जिसने बाय करा है ना भाई, हमने दुकानदार से लिया, दुकानदार भी तो होलसेलर से लेगा, होलसेलर कंपनी से लेगा, तो ऐसे करते करते प्रोपोर्शनल हो जाता है वो। ओके, कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? जब आप कोई स्टॉक या फिर कोई बॉन्ड बेचते हो तो उसमें जो टैक्स होता है, बेचने पे जो टैक्स लगता है,
बॉन्ड, चाहे वो आपका स्टॉक हो गया, ओके, बाकी और कोई एसेट हो गया, उस पे बेचने पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इनकम टैक्स आपके इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आपके जो कंपनीज होती हैं उसके प्रॉफिट पे लगता है। गोपिका वर्मा हैज वुन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2019 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो ये होगा, आपको पता है ना, गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम, ठीक है, जो कथक में रामायण और महाभारत को डिपिक्ट कराता है, ये उत्तर प्रदेश में होता है। भरतनाट्यम में आंखों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, तमिलनाडु में होता है। मोहिनी अट्टम आपका केरला हो गया। कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। मोहिनी अट्टम का मतलब है जो वुमेन्स के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जो उसकी तरीके से आप बोल सकते हो, उसके द्वारा जो भी चीजें, उसकी चालाकी, उसका प्रेम, उसका प्यार, उसकी शांति, ये सब चीजें इस पे शो करी जाती है मोहिनी अट्टम पे, ओके। अच्छा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपिक्टेड इन द फिगर। अब ये पर्टिकुलर ऐसी चीज है जिसमें आपको सिर्फ छोड़ना भी है कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ आंसर है। कुछ ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम काफी ज्यादा जाएगा। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी आर करेक्ट और इनकरेक्ट। आयनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। पहली बात है, जब आप आयनाइजेशन के बारे में समझोगे तो कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, किसी एलिमेंट में, ठीक है, अगर आप किसी एलिमेंट के एक एटम से, ठीक है, किसी एलिमेंट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकाल रहे हैं, उसमें जो एनर्जी लग रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। समझ में आ गया। तो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मोल ऑफ एटम इन द गैस फेज, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक था दूसरा, पहला वाला। द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो ऐसा नहीं होता इसमें, तो केवल ए ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज नॉट हैव इट्स एपेक्स। अच्छा, सेल था क्या यहाँ पे, ठीक है, सेल नहीं था, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डज नॉट हैव इट्स एपेक्स नेशनल गवर्निंग बॉडी हेडक्वार्टर इन द न्यू दिल्ली। इनमें से कौन से उसका एपेक्स गवर्निंग बॉडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है। इसका भी दिल्ली में है, बैडमिंटन एसोसिएशन का भी दिल्ली में, हॉकी इंडिया का भी दिल्ली में। समझ में आ गया आपको। वॉलीबॉल फेडरेशन का चेन्नई में है भाई, ठीक है। वॉलीबॉल फेडरेशन का आपको कहाँ पे मिल जाएगा, चेन्नई में मिल जाएगा। कितने प्लेयर होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो भाई 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने प्लेयर होते हैं भाई, 6 प्लेयर होते हैं। डायमेंशन क्या होता है ग्राउंड का, तो लंबाई में होता है 18, चौड़ाई में होता है 9 मीटर। समझ में आ गया, यानी कि 9 बाय 9 का ये यहाँ पे होता है, 9 बाय 9 का, ओके। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बंगाली इलिटरेट वुमेन। एक बंगाली इलिटरेट वुमेन थी, उसकी खुद की आत्मकथा है, ये आपने बताना है। इनमें से क्या है, हु सीक्रेटली एक्वायर लिटरेसी, जिसने चोरी छुपे यहाँ पर गुप्त तरीके से लिटरेसी को एक्वायर किया, ओके। सैक्रेड टेक्स्ट को, ग्रंथों को पढ़ा, ओके। वुमेन डिनाइड एजुकेशन एंड डीम इट फिट ओनली फॉर द हाउस होल्ड। और ये उस एज की बात है जहां पर लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना सही नहीं माना जाता था, ओके। तो वो कौन सी है आप समझ सकते हैं, आमार जीवन बाय रसुंदरी देवी, ओके। तो ये है उनका सही उत्तर। चलो अगला देखो यहाँ पे, द लखनऊ पैक्ट। पहली बात तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ओके। साइंड इन डैश बाय कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है भाई, 1906 में आप बोल सकते हो। कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। किसने करी थी, सलीमुल्लाह खान ने करी थी, उन्हीं के उसमें हुआ था, ओके। टू वर्क ऑन द अलायंस फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट। तो यहाँ पर जो लखनऊ पैक्ट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ओके। अब आप ना क्रोनोलॉजी समझना। 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, जिसे हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट, ठीक है, सूरत स्प्लिट। अब यहां पे ना हर बार पूछा जाता है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है कि इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, तो आरबी राज बिहारी घोष थे। उसके बाद 1916 में ना दोबारा से कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे वो मिल जाते हैं, साथ में मुस्लिम लीग भी मिल जाती है, ओके। कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं एक तरीके से, दोनों आपस में इनका एजेंडा सेम हो जाता है। तो ये हो गया आपका 1916, ये हुआ था लखनऊ में। इस समय कौन थे, तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार। फिर याद रखना, आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है 1917 में, बनती है एनी बेसेंट, आयरलैंड की रहने वाली थी। फिर 1925 में पहली बार आईएनसी की पहली भारतीय महिला बनती है सरोजनी नायडू। अगर आप लोगों को इतना लर्न रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए
यहाँ पे हो जाएगा काफ़ी चीज़ें क्लियर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी से क्या होता है आप लोगों को पता है, यहाँ पे आपकी जो बोन्स है वो सब चीज़ें होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स। ये हो गया। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ विटामिन ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम, डी का नाम और ई और के। ए का क्या हो गया? रेटिनॉल। ओके, बी का क्या हो गया? थायमिन। दूसरा आएगा तो मैं बी के भी सारे बता दूंगा आपको, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, डी का, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विन। अगर इतना लर्न है तो अच्छी बात है। वैसे तो मैं आपको B1 का भी बता सकता हूँ, ओके, B2 का भी बता सकता हूँ, B3 का भी बता सकता हूँ, B5 का भी बता सकता हूँ, B6 का भी बता सकता हूँ, B7 का भी बता सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा B9 और B12। अगर आप लोग को इतना भी लर्न है तो हो जाएगा। ये हो गया आपका यहाँ पे थायमिन, ओके। फिर B2 हो गया आपका राइबोफ्लेविन, B3 फिर आपका क्या गया यहाँ पे आपका नियासिन, B5 क्या हो गया यहाँ पे आपका पैंथोल्यूकिन, ऐसे होता है। और फिर पैंथो और पायरोक्सीडाइन, पायरोक्सीडाइन ये भी है। और B7 होता है आपका बायोटीन, B9 होता है आपका फॉलिक या फिर फैलिक एसिड भी बोलते हैं, B12 होता है साइनोकोबालामिन, ओके। तो ये आपको विटामिन के सारे नाम याद होने चाहिए अच्छे से, मैंने लर्न करे हैं, रटे हैं मैंने भी। व्हाट इज द नेम ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इन 1893 दैट प्रोवाइड हायर पावर टीवी ब्रॉडकास्टिंग? तो ये कौन सा था भाई? ये ध्यान रखना आप लोग, ये था आपका कौन सा वाला? ये हो गया आपका इनसेट 1B, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है। ये अगर आप लोग को लर्न रहेगा तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट लर्न है तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रीसेट क्या होता है भाई? ठीक है, रीसेट क्या होता है? रेडियो सैटेलाइट होता है। इसरो ने 2012 में लॉन्च करी थी। 1983 में क्या लॉन्च करा था ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए? आपका इनसेट 1B, इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1B लॉन्च किया था। ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, एक्सपेरिमेंट किया था पर्टिकुलरली इस चीज पे, ओके। चलो अगला देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट? अब यहाँ पे आएगा आपका, इनमें से कौन सा आर्टिकल आपको ये कहता है कि जो स्टेट है यानी कि जो देश है या राज्य है वो सभी को समान पब्लिक नौकरी में, सरकारी नौकरी में समान महत्व देगा या समान उनके लिए क्या है, इक्वालिटी होगी। आर्टिकल 17 क्या है? छुआछूत नहीं करेंगे भाई, अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं करेंगे। आर्टिकल 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल, कि भाई कोई भी टाइटल नहीं लिया जाएगा, ओके। 15 और 16 में दोनों में बात करी जाती है, लेकिन 16 में बात करी जाती है पूर्ण रूप से इक्वालिटी के लिए। 15B में ओबीसी SC ST का भी यहाँ पे जिक्र होता है। और यहाँ पर आप सीधा ये भी कह सकते हो 15 में आपका क्या है? 15 में आपका कि जो व्यक्ति है वो धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सी राजपूत प्रिंसेस जो थी वो बिलोंग करती थी भक्ति ट्रेडिशन से मेडिवल इंडिया में, जिसके सॉन्ग डिवोटेड है लॉर्ड कृष्णा के लिए? तो ये सभी को पता है, इसमें कुछ वो है नहीं, ठीक है। मीराबाई बहुत यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब मीराबाई का आप क्या समझ सकते हो? राजपूत प्रिंसेस थी ये, इनका विवाह हो गया था राणा संगा के परिवार से ही इनका विवाह हुआ था। व्हेन वाज द नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू? अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जून में स्टैब्लिश हुई थी, है ना, 46 में, और 15 अगस्त 1947 में खत्म भी हो गई थी क्योंकि पार्टीशन हो गया था। अब यहाँ पे समझना आप लोग, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत स्थापित की गई थी। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्टैफर्ड क्रिस्प, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ओके। अब मुझे बताना, आप लोग कमेंट में लिख के वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, तो आप लोग बताना कि इस कैबिनेट मिशन प्लान के हेड कौन थे, ओके। अब यहाँ पर आती है एक और चीज। अब ये 2 सितंबर में स्टैब्लिश हुई थी, 2 सितंबर 1946 में स्टैब्लिश हुई थी, और उसके बाद ये 15 अगस्त, एक साल भी नहीं चलती, 1947 में ये इंटरिम गवर्नमेंट खत्म भी हो जाती है।
ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू इसके उप प्रमुख बनते हैं, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता का नाम भी है। होम मिनिस्टर किसको बनाते हैं? वल्लभ भाई पटेल को बनाते हैं। कृषि मंत्री किसको बनाते हैं? एग्रीकल्चर मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाते हैं। फूड मंत्री भी यही थे। ओके, डिफेंस देते हैं ये बलदेव सिंह को। लेबर देते हैं जगजीवन राम को। ओके, तो ये भी चीजें हैं। जैसे हेल्थ है, राजकुमारी अमृत कौर को मिलता है, ये भी है अलग से चीजें। ओके, which among the following is incorrect about the salient feature of the 73rd amendment? 73rd amendment आपको पता है सिंपली कि ये था आपका पंचायती राज से, है ना। पंचायती राज में बिल्कुल ठीक है ये पहला वाला, ठीक है। 29 आइटम्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक्ट 11 शेड्यूल में ऐड करा गया था, बिल्कुल ठीक है भाई। 11th में ऐड करा गया था, 12th में म्यूनसिपैलिटी है। ओके, द एक्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द पार्ट थर्ड में थोड़ी ना है ये, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट थर्ड में नहीं है। कौन से पार्ट में? पार्ट थर्ड में तो क्या मिलेगा आपको? भारत के पार्ट थर्ड में आपको क्या मिलेगा? ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर है। तो पार्ट थर्ड में आपको तो फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे हमारे। ओके, तो ये है। अच्छा, विच एलिमेंट ऑफ द बोरोन फैमिली में मेटल और सेमी मेटल्स दोनों आते हैं, ठीक है। हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट मेकिंग इट आइडल फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर दैट वुड वेपराइज द थर्मोमीटर। तो बहुत बड़े जो गर्म चीजें हैं उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे माप सकते हैं इससे। अच्छा, सन का टेम्परेचर बहुत हैवी होता है, तो हैवी टेम्परेचर्स को क्या करने के लिए, हैवी टेम्परेचर्स को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो पायरोमीटर। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है भाई। बोरोन फैमिली में कौन कौन से होते हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, और भी बहुत सारे होते हैं। गैलियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये तो मेटल होते हैं, ठीक है। बोरोन सेमी मेटल होता है भाई ये। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सा? गैलियम, इंडियम हो गया। ओके, तो गैलियम हो गया, इंडियम भी होता है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए है। और ये है एलिमेंट बोरोन फैमिली का जिसका बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, आइडल है ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए। जो चीज़ पिघलेगी नहीं बहुत बड़े टेम्परेचर में भी, तो उससे ऑब्वियसली आप लोग क्या कर सकते हो? टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमने एक ही मेडल जीता, 2022 की बात है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा यहाँ पर टोक्यो का, ओलंपिक्स का, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स क्या है भाई? 2021-2020 में होना था, जापान में हुआ, ठीक है। भारत ने टोटल 60 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे। ओके, फर्स्ट रैंक यहाँ पे यूएसए का था, सेकंड रैंक यहाँ पे चाइना का था, थर्ड रैंक यहाँ पे किसका था? जापान का था। ये चीज अगर आपको लर्न है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि एशियन गेम्स हुए रिसेंटली 2023 में, है ना। तो टोटल यहाँ पे हमने कितने, आपको हमारे द्वारा कितने मिलेंगे यहाँ पर? अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 107 मेडल मिलेंगे, जिसमें से 28 गोल्ड हमने जीते थे। ओके, एशियन गेम्स में 107 मेडल। केवल 4 ही कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर 100 से ऊपर मेडल जीते, और भारत का रैंक 4 ही था, ठीक है। भारत का रैंक यहाँ पे 4 ही मिलेगा आपको। ओके, पहला रैंक का चाइना, जापान, साउथ कोरिया। फर्स्ट रैंक चाइना, सेकंड रैंक जापान, थर्ड रैंक साउथ कोरिया। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है आपके। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस ज्यूरिख डायमंड लीग? अब ये ना एथलेटिक्स है, इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे जेवलिन थ्रो की, है ना। ये आप यहाँ पे ध्यान देना, जेवलिन थ्रो की बात करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 वाला तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। ओके, इस बार ये इन्होंने नहीं जीता है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में जो भाला फेंका था, उसकी कितना फेंका था भाई? ओलंपिक्स में 2021 में भाला जो फेंका था वो कितना फेंका है? दूसरा वाला तो बहुत इजी है, वो आप समझ लोगे। तो ये 87.58 है ये मीटर, इन्होंने इतना भाला फेंका था, और फर्स्ट इनको गोल्ड मेडल मिला था। भारत का पहला गोल्ड मेडल यहीं से आया था। अच्छा, एशियन गेम्स में इन्होंने कितना फेंक दिया? इन्होंने ज्यादा फेंक दिया, इससे भी 1 मीटर से भी ऊपर ज्यादा फेंक दिया, 88। ये आप लर्न भी कर लोगे, 88.88, 4 बार 8, ये इन्होंने एशियन गेम्स में फेंका था। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। रमेश बाबू प्रागनंदा चेस खेलते हैं, मैरी कॉम क्या है भाई? बॉक्सिंग खेलती हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? तो भारत में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, उससे रिलेटेड पैसे, उस सब से रिलेटेड रिसर्च वो सब कौन करता है?
ये तो नहीं करेंगे, ये तो होता नहीं कोई डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी एजेंडा क्यों करेगा यहाँ पे, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। एनर्जी अफेयर्स भी क्यों करेगा, नहीं करेगा, तो दोनों हटा दो, तो बचा हमारा क्या, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आपको 6 डिपार्टमेंट मिलेंगे, उनमें से ये एक डिपार्टमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है। अब एक और चीज, एग्जाम के द्वारा, हमारे द्वारा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एसएससी का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे, मंथली टेस्ट उसमें हम लोग करवाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो, छोटे नोट्स हैं, मैंने अपने आप बना रखे खुद, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। सारे के सारे एग्जाम जितने भी होते हैं उन सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी, रियल एग्जाम, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी होगा जहां पर आप डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे, ओके, हमसे बात कर पाएंगे। आइडेंटिफाई एन एनोमली एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। अब यहाँ पे समझना भाई, वैलेंसी का चक्कर है इनमें, इसलिए यहाँ पे ग्रुप 1 में जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जितने भी मेंटेन कर सकता है आगे पीछे, सबसे आउटर शेल में। और ग्रुप 17 में यहाँ पे 7 होते हैं, तो यहाँ पर ये एक ही ले सकता है और ये 6 ले सकता है। समझ में आ गया अब आपको, ये 7 ले सकता है पर्टिकुलरली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों की वैलेंसी कितनी बन सकती है, वैलेंसी कितनी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम, 1 वैलेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोथ ग्रुप जो होते हैं 1 एंड 17 का, ओके, ये होता है आपका सेम। तो यहाँ पर क्या हो गया, किससे संबंधित है, हाइड्रोजन से संबंधित है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है जो भाई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ग्रुप 1 को भी, ग्रुप 17 को भी, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसका 1 ही होता है, आपको पता है हाइड्रोजन का, ओके। अब ना यहाँ पे समझो आप, पीरियोडिक टेबल किसने लिया था भाई, मेंडलीव ने बनाया था, है ना। ये चीज अगर आपको लर्न है, ऐसे ऐसे उसमें कॉलम्स होते हैं, टोटल कितने कॉलम्स होते हैं ये, ठीक है। तो टोटल इसमें होते हैं 18 कॉलम, ये इसमें रोज होती है, टोटल कितने होती है यहाँ पे, कितनी होती है टोटल, यहाँ पे 7 रोज होती हैं, ओके। अच्छा, ये जो ग्रुप्स, ये जो ऐसे होती है ना यहाँ पे, ये जो आपको ऐसे कॉलम्स मिलेंगे, ये कॉलम्स होते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2, 18 ऐसे करके 18 तक होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 आप क्या बोलोगे हमेशा, ठीक है। तो ग्रुप 1 जब भी अगर आपकी बात आएगी तो ग्रुप 17 ग्रुप 1 हो गया, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये एक इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में, ओके। तो ग्रुप 1 जो ग्रुप है उसका नाम क्या है, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स होते हैं। ग्रुप 17 जो आपका, मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ग्रुप 16 की बात करेंगे, ग्रुप 18 की बात करेंगे, ये नोबेल गैस होती है ग्रुप 18, सबसे लास्ट वाला नोबेल गैस होती है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ओके। ये नोबेल गैस होती है। ग्रुप 18 आपका जो लास्ट ग्रुप है वो आपका नोबेल गैस वाला ही है, ओके। ग्रुप 16 होता है आपका ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। चैल्कोलिथ समथिंग इसका नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये होता है आपका ये ग्रुप 70 होता है हेलोसिस करके होता है ना, हेलोसिस करके इसको हम बोल सकते हैं, हाइड्रोजन फैमिली भी इसको आप कह सकते हो। विजयनगर किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये हरिहर एंड बुक्का राय ने यहाँ पे 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी जो शहर है इसको अपनी राजधानी बनाई और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। किसने, हरिहर और बुक्का ने, ये चीज आप ध्यान देना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, हरिहर और बुक्का राजा बनने से पहले, स्थापना करने से पहले ये किसके सामंत थे, तो ये काकतीय डायनेस्टी जो थी ना, जिसमें आपने प्रताप रुद्रदेव, जिसने यहाँ पे डायमंड दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, उसका नाम सुना होगा। तो यहाँ पे वारंगल के जो काकतीय डायनेस्टी थी उसके सामंत थे ये। इन दोनों ने क्या करा था फिर लास्ट में, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो हम्पी है वहां पर जाकर, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में जो उसके टूटे फूटे रिवेंस हैं हम्पी के, ये 50 रुपए के नोट में इसको क्या करा गया है, उकेरा गया है, मतलब इसमें डाला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू एलुवियम डिपॉजिट बाय फ्लड इन गंगा प्लेन्स। देखो, गंगा निकलती है, कहीं से नहीं निकलती, क्योंकि ये 2 नदियां आकर मिलती है तब जाकर गंगा बनती है। वैसे इसका जो मेन सोर्स है वो गौमुख, जहां से भागीरथी निकलती है वो होता है, ठीक है, उत्तरकाशी में। और ये अलकनंदा निकलती है चमोली के सतोपंथ से, ओके। ये दोनों आकर मिलते हैं कहां पर, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में, और यहां से गंगा बोली जाती है। वैसे बेसिकली ये इसका मेन सोर्स है, ओके, गौमुख। अब ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लाती है, फिर जैसे ही ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचती है तो ये प्लेन हो जाती है। बाढ़ के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी होता है, उसके बाद ये पानी कम हो जाता है तो इसके साइड साइड में पूरी रेत आ जाती है, ओके। तो वो नई पुरानी जो मिट्टी थी उसके ऊपर नई मिट्टी आ जाती है,
तो वो क्या कहला जाती है, खादर। और जो पुरानी नीचे आ जा चुकी मिट्टी उसे बोलते हैं हम भांगर। रेगूर को हम बोलते हैं काली मिट्टी, ये आप ध्यान देना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी का प्रयोग हम सबसे ज्यादा किसके करते हैं, कॉटन को उगाने के लिए, ये आता है सबसे 100% क्वेश्चन। काली मिट्टी में उगे हुए जो फ्रूट होते हैं वो होते हैं खट्टे फल। ओके, भांगर हो गया। कछारी मिट्टी होती है रेतीली मिट्टी, ये आपको यूपी में बहुत मिलेगी, पानी को सोखने की ज्यादा इसमें कैपेसिटी होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड लेटर द चीफ मिनिस्टर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ गवर्नर। सेम वही बात है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के तहत होती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार से भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करते हैं और उन्हीं के कहने पर बाकी मंत्रियों की, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति होती है। वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 164 में होता है। समझ में आ गया। अब आता है यहाँ पे आपका आर्टिकल 163, ये बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये सीएम और उसकी परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये क्या है, कानून है, या फिर आप बोल सकते हो ये नियम है कि ये एडवाइस करेंगे हमेशा किसको, सीएम को, हर एक चीज के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए। व्हाट वाज द रूरल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की ग्रामीण साक्षरता दर 66.77, 6-7 लन करोगे तो भी आपका हो जाएगा। अभी 2021 वाले सेंसस तो आए नहीं, 2024 हो गया, अब तो इलेक्शन है, वैसे भी नहीं आने का है। तो पहली बार, सबसे पहली बार, ओके, सबसे पहली बार आपको क्या मिलेगा, 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे भारत में पहली जनगणना हुई थी। फिर 1881 में पूर्ण रूप से ऑफिशियली रिपन के टाइम पे यहाँ पे क्या होती है, ऑफिशियल सेंसस होता है भारत में। और ध्यान देना 1885 में किसकी स्थापना होती है, आईएनसी की स्थापना हो जाती है। चलो, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होस्ट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होस्ट किया गया था भाई। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 हो गया। यहाँ पे आपका कौन जीता, ठीक है, तो ये स्पेन जीता। स्पेन ने किसको हराया था भाई, इसने इंग्लैंड को हराया था, ये भी आप ध्यान देना। ये तो हो गया आपका वुमेन्स का। फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था 2022, समझ में आ गया, कतर में हुआ था, सबसे महंगा इवेंट हुआ अभी तक का। और यहाँ पे फाइनल में पहुंची थी अर्जेंटीना एंड फ्रांस, अर्जेंटीना को जीत मिलती है। अब फीफा होने वाला है यहाँ पे आपका 2026 में, इसके लिए 3 देश है जहां पर ये होगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में ये होने वाले हैं। और इस टाइम पे यहाँ पे आपको 48 टीम देखने को मिलेंगी। अभी तक यहाँ पे 36 टीम या 32 टीम होती थी, वैसे 36 टीम होती थी, अभी आपको 48 टीम मिलेंगी देखने के लिए। ये चीज आप लोगों को भी लर्न रखनी है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड ऑन द क्वेश्चन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द कंसल्टेशन विद। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सांसद को हटाना है, तो वो किससे अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये आपको सिंपली पता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ले सकते हैं वो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है, तो ये है आपका आर्टिकल 324। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वर्तमान में इसके भारत के कौन है, तो ये राजीव कुमार है। अच्छा, 2 यहाँ पे अभी 4 दिन पहले नियुक्त करे गए हैं। अब मे बी आप ये कब देख रहे हो वीडियो, वो डिपेंड करता है। तो ये ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को, क्योंकि एक सीआईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी होता है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, ये होता है। अब ये मैंने आपको बता दिया, भारत के पहले कौन थे यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो थे सुकुमार सेन। कब हुई थी स्थापना, 25 जनवरी 1950 में यहाँ पे इसकी स्थापना हो गई थी। 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। 25 इस बार का 2024 का जो नेशनल वोटर्स डे था, उसकी थीम क्या थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अगला देखो, मोहिनी अट्टम दोबारा से आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, देखो मतलब मोहिनी अट्टम है, ये क्वेश्चन सेम दोबारा आएगा, तो सीपीयू में भी कभी कभार गलती हो जाती है। देखो पेपर का है ये क्वेश्चन दोबारा आपको मिलेगा सेम। मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस है, ये कौन से राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का क्या था, कथक था। केरला में मोहिनी अट्टम और कथकली,
मोहिनीअट्टम एंड कथकली होता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, मणिपुर में मणिपुरी। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। आगे सेम क्वेश्चन एक और ऐसे ही मिलने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। आप यान मेड कर रहे हो कॉटन से, तो भाई आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, कोई चीज बना रहे हो ना। शुगर बना रहे हो गन्ने से, ये भी आपका मैन्युफैक्चर है। पेपर बना रहे हो वुड से, ये भी मैन्युफैक्चर है। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग डेब्ट एंड इक्विटी फंड, ऐसा कुछ नहीं होता। इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड एक ही, इक्विटी फंड पर्टिकुलरली स्टॉक होते हैं। म्यूचुअल फंड होता है आपने अपना पैसा एक ऐसी जगह पूल किया, ऐसे फंड मैनेजर को पूल किया जो आपके पैसे लेकर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में लगाएगा, और जो भी वहां से रिटर्न आएगा वो आपको वहां पे दे देगा परसेंट के हिसाब से। ये होता है आपका म्यूचुअल फंड। तो ये इसमें नहीं आती। मैन्युफैक्चर कुछ नहीं हो रहा है भाई इसमें, ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, आपका पैसा पूल हो रहा है कहीं पे। विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो पास प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम का तो क्यूबिक मीटर होता है ना, क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका। फोर्स का न्यूटन होता है, वर्क डन का जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है भाई, एनर्जी का भी जूल होता है, ये आप ध्यान देना यहाँ पे आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी तो हमेशा आता है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ली थी। डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, आर्टिकल 37 में अभी ये लिखा गया है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। अच्छा, बात करते हैं पार्ट, नीचे से बात करते हैं, क्योंकि डीपीएसपी आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा भारत के, है ना। 36 से मिल जाएगा आपको 51 तक। ओके, पार्ट 5 आपको मिलेगा द यूनियन। ओके, पार्ट 5 में आपका यूनियन है। अच्छा, एक पार्ट और है इसके अंदर, पार्ट 4A, ये होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सोहन सिंह इन 1976। भाग 6 आपका यहाँ पे क्या है, स्टेट्स है। भाग 7 स्टेट का शेड्यूल है, वो आपका अब ये रिवील हो चुका है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, एग्जाम में आती है। मैंगो शावर, आम्र बौछार, ये एक क्या है, लोकल विंड है भारत में। तो ये मैंगो शावर कहाँ होती है भाई? लोकल है। लोकल विंड का मतलब है प्री मानसून, मानसून आने से पहले ये आंधी तूफान लेके आती है। ओके, अब यहाँ पर ना आपको मिलेगी 3। एक तो मिलेगी आपको काल बैसाखी, ये भी एक लोकल विंड है। फिर आपको मिलेगी यहाँ पे बारदोली चेरा, बारदोली चेरा। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे चेरी ब्लॉसम, ये हवाएं हैं भाई, ठीक है। मैंगो शावर, समझ में आ गया आपको? मैंगो शावर भी है, मतलब इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, नॉर्मली आप इसको कुछ और भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैंगो शावर। काल बैसाखी कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल, असम में भी चलती है। असम में इसी को हम बोलते हैं बारदोली चेरा, असम में। वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा भाई? कर्नाटक में, क्योंकि इससे क्या होता है, फूल जो होते हैं कॉफी के वो खिल जाते हैं। कॉफी ब्लॉसम भी बोलते हैं इसको, कॉफी शावर भी कहते हैं इसको। मैंगो शावर हो गया, इससे कर्नाटक केरला में जो आम होते हैं वो पक जाते हैं वक्त से पहले ही, ये होता है आपका मैंगो शावर। समझ में आ गया आपको? और लू भी भारत में चलती है, पाकिस्तान से होते हुए आती है और भारत के उत्तरी एरिया से होते होते बिहार तक जाती है, बांग्लादेश तक जाती है लू, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ अ क्लाइमेट इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का जो आपका नॉर्थ वेस्ट ये वाला एरिया है यूरोप में। वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये भी आपका कोस्टल एरिया है, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका ये हो गया आपका, ये वेस्ट कोस्ट, कैलिफोर्निया वाला जो है, कैलिफोर्निया वाला। चिले हो गया आपका ये वाला एरिया, ये जो साउथ अमेरिका में, ये चिले है देश है, ओके। साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का आपका साउथ ईस्ट ये वाला एरिया, है ना। एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी आपका छोटा सा एरिया है, इसमें तो साउथ कुछ होता ही नहीं। तो ये आपका कैसा है भाई? ये आपका सारा कौन सा वाला है भाई? मरीन कोस्ट तो है, कोस्टल तो है, सारे एरिया कोस्ट वाले एरिया है सारे, ये सारे वाले कोस्टल एरिया है। तो ये तो कुछ ऐसा है नहीं, सब ट्रॉपिकल हो नहीं सकता, ठंडा हो नहीं सकता, वेट हो नहीं सकता, स्नो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती ऐसे एरियाज में, ओके। तो ये वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया कैन हैव मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट? डे एंड नाइट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस, मान लो डे में 40 था तो डिफरेंस आपको रात को यहाँ पे 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 1-2 नहीं गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर जा रहा है। तो ये आपको त्रिवेंद्रमपुरम
में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में क्या होता है, दिन में चलती है सी ब्रीज, रात को चलती है लैंड ब्रीज, दोनों ही मौसम को मेंटेन करके रखती है, ठंडा बना के रखती है। जैसलमेर में नहीं चलता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया नहीं है, ये रेत वाला इलाका है, सैंड वाला इलाका है। तो सैंड क्या करती है, दिन में तो इतनी गर्मी फेंकती है अत्यधिक, और रात में यही चीजें क्या कर देती है, ठंडी को अपने पास सोखती है, मेंटेन कर रखती हैं। तो रात में ये और ठंडी हो जाती है, ठंडे में ठंडा, गर्म में गर्म करती हैं, तो ये डिफरेंस पैदा करती है। तो यही आपका उत्तर हो गया। मोहिनी अट्टम, दोबारा क्वेश्चन आ गया सेम जो 33 क्वेश्चन था आपका। मोहिनी अट्टम किससे, कौन से स्टेट का पूछा था, अभी बोला कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये आपको पता है। झारखंड में पांडवानी, मैंने आपको पहले भी बताया था झारखंड का, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। झारखंड का मैंने आप लोग को पहले ही बताया था भाई, पांडवानी होती है। छत्तीसगढ़ में आपका छऊ नृत्य बोल सकते हो आप। कर्नाटक में आप क्या बोल सकते हो, कर्नाटक का यक्षगान, हाँ यक्षगान बहुत फेमस है ना, यक्षगान होता है भाई, ये आपको ध्यान देना। केरला में मोहिनीअट्टम और कथकली, ओके। कुचिपुड़ी तो आपका किसका है, आंध्र प्रदेश का है। हरिप्रिय नंबूदिरी, ये एक बहुत अच्छे इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, तो ये किसके हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। दैट इज कथकली, जो कि कहाँ का होता है, कथकली केरला का होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। ओडिशा भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है, ओके। ड्यूरिंग वन ऑफ द 5-year प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। पहली बात तो फर्स्ट 5-year प्लान का टाइम पीरियड कौन सा था, ठीक है, तो ये कौन सा था, 1951 से 56। सेकेंड 5-year प्लान का टाइम पीरियड 1956 से 61 तक था। थर्ड 5-year प्लान का टाइम 1961 से 1961 से 1966 तक था। इसके बाद यहां पर प्लान पे रोक लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लान हॉलीडेज। ये चलता है 66 से 69 तक। इसके बाद फोर्थ 5-year प्लान आता है, भाई इंदिरा गांधी आ चुकी थी, 1969 से 1974 तक। इसके बाद आता है फिफ्थ 5-year प्लान, जो कि चलता है 1974 से 4 साल तक, 1978 तक, क्योंकि यहां पर अब आ जाते हैं कौन, मोरारजी देसाई, और वो इसको बंद करा देते हैं। फिर चलता है यहाँ पे 2 साल के लिए रोलिंग प्लान, समझ में आ गया। फिर उसका दोबारा से इंदिरा गांधी आ जाती है। तो यहाँ पे 5वें 5-year प्लान में इंदिरा गांधी थी यहाँ पे क्या, प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने बोला था गरीबी हटाओ का नारा इनके द्वारा दिया गया था। एग्जाम में बहुत बार आता है ये FYP का क्या है, तो ऐसे याद रखना H, P और G। हेराल्ड डोमर मॉडल फर्स्ट 5-year प्लान, PC महल नोबिस प्लान आपका सेकंड 5-year प्लान, ठीक है। गैडगिल प्लान ये आपका थर्ड प्लान। तो HPC, ठीक है, HPG भी बोल सकते हो आप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। सेल साइकिल, मेटाबॉलिक चेंजेस असेंबल द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल रिक्वायर फॉर मिटियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये कौन से फेज में होता है, देखो 4 फेजेस होते हैं हमेशा, आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, ये देखो। सबसे पहला फेज है G1 का, जो कि यहाँ पे ग्रोथ, इसका ग्रोथ फेज हुआ सेल का। उसका DNA बनता है भाई इसका S फेज में। फिर यहाँ पे आता है आपका G2 ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर मिटियोसिस, यहाँ पे आपका G2 में आएगा। उसके लास्ट में आपका सेल डिवीजन, यहाँ पे जाकर सेल 2 में बढ़ जाएगा, फिर दोबारा से यही प्रोसेस चल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, कि यहाँ पे ग्रोथ का बोल रहा है ना, रिक्वायर मिटियोसिस एंड साइटोकिनेसिस, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है मिटियोसिस। ये हो गया यहाँ पे आपका, ये हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ने अगर एक्सपेंडिचर कराया आपके हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कोई फिक्स्ड एसेट बनाया है, कोई पोर्टल बनाया है, रोजगार पोर्टल बनाया है, तो ये क्या होता है, क्या टर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका है कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपकी उन चीजों पे एक्सपेंस होता है जिसमें डेवलपमेंट होती है, जो आपके फिक्स एसेट होते हैं, उसे बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो आपका खर्चा होता है प्रोडक्शन के तहत, ठीक है। जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के तहत जो आपका एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लो आप कपड़ा बनाते हो, तो कंपनी जो कपड़ा बनाती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, मशीन का खर्चा है, सैलरी का खर्चा है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जब आपने प्लान कराया अगले साल हम लोग इस स्कीम पे इतना पैसा लगाएंगे, उस स्कीम पे इतना पैसा लगाएंगे, ये होता है आपका प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि आपका ये एग्जाम में आता है, डेब्ट, आपको कर्ज जो आपने लिया था उसकी पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, डेब्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये आपका होता है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनकी आपने यहाँ पे बतानी है कि आत्मकथा किसकी है। तो आत्मवृतांत, ये चीज आप लोग ध्यान देना, जो आत्मवृतांत है भाई, ओके, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मणिलाल द्विवेदी, ये गुजरात के एक बहुत बड़े क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। आत्मकथा ये इनकी है, राजेंद्र प्रसाद जी की है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री दो जनों ने लिखी है, लेकिन ये एक बायोग्राफी है किसकी? बिंद्रा जी की, जो हमारे शूटर थे, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी है ना, शूटर थे, जो हमारे लिए गोल्ड लेके आते शूटिंग में। ये हो गया। माई कंट्री माई लाइफ, समझ में आया आपको? माई कंट्री माई लाइफ, LK आडवाणी, 2024 में इनको भारत रत्न दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स इज अ स्टेप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन? उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब सरकार ये कोशिश करती है कि जो राज्य है या फिर देश है उसकी आर्थिक गतिविधियों में सरकार का इन्वॉल्वमेंट कम रहे। जैसे मान लो कोई कंपनी खोलनी है किसी देश में, उस कंपनी को खोलने के लिए 10 कागजी कार्रवाई है, तो दूसरी देश की कंपनी यहाँ पे पैसा नहीं लगाएगी, क्योंकि उनको पता है पैसा फंसेगा। रेड टेपिज्म बोलते हैं इसको, जब सरकार का अत्यधिक इंटरवेंशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, जब सरकार कम इंटरफेयर करती है इन सब चीजों पर, बोलती है एक डॉक्यूमेंट लाओ, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करो, ठीक है, तो ये होता है लिबरलाइजेशन। तो इससे क्या हो सकता है भाई? तो यहाँ पे एलिमिनेटिंग लाइसेंस फॉर इंपोर्टिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ गुड्स, समझ में आ गया? ये स्टेप है टुवर्ड लिबरलाइजेशन है। यहाँ पे इन्होंने बोला लाइसेंस का सारा खत्म कर दिया, लाइसेंसी राज खत्म कर दिया, ठीक है, और जो भी गुड्स आप एक्सपोर्ट करेंगे उस पर टैक्स कम लेंगे भाई, पहली बात तो सब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कंपनियां यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द फोकलोर ऑफ किंग महाबली? के बारे में यहाँ पे लोक कथा, किंग महाबली एक बहुत बड़े योद्धा थे, इनके बारे में, इनकी वीर गाथाओं के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है। तो कौन सा है? अब देखो यहाँ पर गुड़ी पाड़वा भाई महाराष्ट्र में मनाते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाते हैं। ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, और उगाड़ी यहाँ पे इस पर्टिकुलरली किस चीज का है? ओणम में तो वैसे यही इनका है, महाबली का, उगाड़ी, ठीक है। अगर आपसे कभी उगाड़ी पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा राज्यों में होता है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मतलब काफी जगह पे इसको मनाते हैं, महाराष्ट्र में ही मनाते हैं कई जगहों पर, ओके। तो इसका कोई फिक्स नहीं है उगाड़ी का। तो ओणम में हम जो किंग महाबली हैं उनका क्या करते हैं? उनकी लोक गाथा, उनकी वीरता के बारे में बताते हैं। और कहाँ पर? ओणम में, जो कि केरला में होता है। यूरोपियंस ने एंटर किया था भारत में, कब किया था? 20 मई 1498 समथिंग में, ठीक है। तो कब किया था इन्होंने एंटर, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो 20 मई 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा पुर्तगाली था, भारत आता है, वो आता है कालीकट, जिसको आज की डेट में आप कोझिकोड कहते हो, ठीक है, केरला में, वहां पे आता है। वहां पे इसका जो राजा था, वहां का राजा था जोमोरिन, वो इसका स्वागत करता है, ओके। वास्को डिगामा आया था यहाँ पे काली मिर्च के व्यापार के लिए, ये भी आता है, ठीक है। वास्को डिगामा जिस फ्लीट से आया था, जिस जहाज से आया था, उसका नाम था साओ गैब्रियल, ओके। ये यहाँ पे काली मिर्च लेके गया, इसने वहां पे जाके बहुत मुनाफा कमाया, उसके बाद इसको देख के बाकी लोग भी आते गए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पोर्तुगीज का ही था कि सिर्फ बिजनेस के लिए आएंगे, बाकी इनका कोई भी मानसिकता नहीं थी, तो पोर्तुगीज थे, ठीक है। सबसे पहले पोर्तुगीज आए भारत में, ठीक है। फिर यहाँ पे आए आपके डेन्स, फिर आए आपके इंग्लिश, हालांकि ये इनसे पहले आए थे, कई लोग बोलते डेन्स बाद में आए, हालांकि एक बार आके दोबारा चले गए थे। फिर आता है आपका डच, फिर आते हैं आप डच, नीदरलैंड वाले हो गए, ठीक है, ये डेनमार्क वाले हो गए, ये आपके पुर्तगाल वाले हो गए। फिर आता है आपके फ्रेंच, सबसे लास्ट में आए थे, समझ में आया। और कब इनका खत्म हुआ था? बैटल ऑफ वांडीवॉश में फ्रेंच टेरिटरी पूरी की पूरी भारत में खत्म हो गई थी। लास्ट में इन्होंने गोवा को वैसे छोड़ा था यहाँ पे पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत में, सबसे लास्ट में गए जब इन्होंने गोवा को भारत को दे दिया था। भारत ने 1950-56 समथिंग में गोवा पूरा का पूरा एनेक्स कर लिया था, किससे? पुर्तगालियों से, ओके। अगला है हाउ बिग आर रेड ब्लड सेल इन डायमीटर। अब आरबीसी कितना होता है? 7.5 यूएम। अब यहाँ पे ध्यान दो, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 का होता है। डब्ल्यूबीसी जो कि इम्यूनिटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका होता है 12 से लेकर 20 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, ये इतना जीवित रहते हैं।
इन विच ईयर तैमूर कौन था भाई? तैमूर इन्वेजन ऑफ दिल्ली टुक प्लेस। तैमूर था टर्को मंगोल। तैमूर से याद रखना, तैमूर ही किसका है? मतलब तैमूर से ही स्टार्ट होती है मंगोल की, अगर देखा जाए तो टर्को मंगोल है। आप तैमूर को ये मत समझना कि ये चंगेज खान या फिर मंगोल था, टर्को मंगोल था। ओके, तो ये जो तैमूर था इसने 1398 में क्या करा था? भारत में आक्रमण किया था। इस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी बहुत वीक हो चुकी थी। इस टाइम पे नसीरुद्दीन महमूद शाह राजा था, ये भाग गया था इसको देखकर। तो इसने दिल्ली में बहुत लूटपाट कत्लेआम मचाई और पूरा दिल्ली को ब्लंडर करके चला गया था। ओके, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है। खत्म कब हो जाती है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जब बाबर हराता है इब्राहिम लोदी को 1526 में, और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। फिर आती है आपकी मुगल डायनेस्टी। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सबसे पहला आक्रमण जो चंगेज खान के टाइम पे हुआ था, भारत में हुआ था, भारत के उत्तरी इलाकों में हुआ था। तो उस टाइम पे कौन था राजा भारत का, दिल्ली सल्तनत का? तो यह था इल्तुतमिश। उसके बाद भारत में कब हुआ था आक्रमण? ये चीज आप लोग ध्यान देना, 1299 में, 1302 में, 2 बार हुए आक्रमण, जिसका सामना अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इसने मंगोलों को यहां से भगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया, टर्को मंगोल था ये। इस टाइम पे नसीरुद्दीन महमूद शाह था, दिल्ली को ये लूट के लेके गया, ये चीज आप लोग ध्यान देना। और ये आया था उत्तर से काबुल के रास्ते होते हुए। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा सिनेरियो। ओके, अच्छा, ये आपका हो गया पूरा का पूरा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा था पांचवें वीडियो है ये। ओके, उसके बाद आपकी कितनी आएंगी? और 4 वीडियोस और आएंगी आपकी। टोटल कितनी थी? 9 थे। 3 दिन में 3 दिन पेपर होता है और 3 शिफ्ट होती है एक दिन में, तो 9 पेपर है। तो ये 5 हो चुका है। और आप लोग ऐसे करके सारे देखोगे तो आप लोगों का मतलब जीके कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें बता रखी है, मतलब अब तो ऐसा है कि आप कोई भी एक वीडियो देख के चल जाओगे कंबाइन सीरीज, तो आपका जीके भी बहुत सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड जय हिंद।